Welcome back, students. Let's go ahead. In the last video we talked about types of diversity. जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया तीन अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा क्या होता है? विद इन अ कम्युनिटी जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होते हैं उसे बोलते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, दैट इज़ बीटा डाइवर्सिटी। एंड द गामा डाइवर्सिटीज़ क्या होता है? डाइवर्सिटी बिटवीन मोर देन टू, मतलब रेंज ऑफ कम्युनिटीज़ के बीच में। तो हर एक कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज होते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे कम्पीट विथ ईच अदर, राइट, दे एडजस्ट विथ ईच अदर, देर आर सम इंटर रिलेशंस अमॉन्ग द मेम्बर्स। तो ये फिर दे इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट, तो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की कुछ डेटा है, जस्ट वो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। आई वोंट रिपीट इट, जस्ट गो थ्रू इट, but remember these numbers because these numbers are important. It's not that you don't have to study, you have to study about all these things. Now is the pattern. Acha, before we move on to the pattern of diversity, let me give you a brief idea about what are different biogeographic regions of India, जो हम habitat वगैरह की बात कर रहे हैं, राइट। तो हमने ऊपर देखा था कि some 17 to 19 मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें इंडिया इज़ वन ऑफ देम। और दुनिया के जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट 8.1 और 8.2 और जस्ट से 8% ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का जो रीजन है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, उसने पूरी कंट्री को 10 बायोजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया है, ठीक है। एक को बोलते हैं ट्रांस हिमालयन, दूसरा हिमालयंस, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। ये सब आपने देखा ही है, सुना भी है। ट्रांस आइलैंड्स मतलब अराउंड द हिमालयाज, ट्रांस हिमालयंस मतलब जो एग्जैक्टली हिमालय के ऊपर जो बसे हुए हैं। डेजर्ट, ऑल दोज एरियाज़ ऑफ राजस्थान, गुजरात जहाँ पे डेजर्ट मौजूद है। सेमी एरिड, मिडिल वाला रीजन गुजरात का और राजस्थान का मिड वाला रीजन जो डेजर्ट से अलग है। वेस्टर्न घाट्स, ऑल दोज व्हाट यू कॉल दैट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, कंप्लीट महाराष्ट्र, गोवा एंड सम पार्ट ऑफ केरला। डेक्कन पेनिनसुला, अगेन इनर साइड ऑफ महाराष्ट्र। गैंगेटिक प्लेन और दिस रीजन्स अराउंड रिवर गंगेज, जहाँ पे हम लोग भी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ये सब रीजन गैंगेटिक प्लेन है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोर्स दो 6 और 7 स्टेट्स, असम, सिक्किम, ये सब जो आते हैं। कोस्ट्स एंड आइलैंड, कोस्ट्स मतलब ऐसे एरिया जो समंदर के किनारे वगैरह होते हैं। केरला उस पर आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटका का भी कुछ पोर्शन आता है, नॉट ऑल बट कुछ पोर्शन, जैसे मैंगलोर वगैरह। एंड आइलैंड्स, तो आइलैंड्स में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दामनदीप, ये सब सारे उसके अंदर आते हैं। और इनमें सबसे लार्जेस्ट जो बायोग्राफिक रीजन है दैट इज़ डेक्कन पेनिनसुला, लगभग 42% लैंड मास उसी पे ही है। और मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स रीजन इज वेस्टर्न घाट, मतलब उसके अराउंड ही, डेक्कन पेनिनसुला के अराउंड ही वो सबसे ज़्यादा, और नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ट्रांस हिमालयन दैट इज़ द कोल्ड डेजर्ट, जो मतलब अराउंड हिमालय, नॉट हिमालय, अराउंड हिमालय, जैसे लद्दाख वगैरह हुआ, ठीक है, वो ट्रांस हिमालयन रीजन है। और नॉर्थ ईस्ट वगैरह तो हमने देखा ही, जो भी हमारे वो सब स्टेट्स वगैरह हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी अलग अलग रीजन्स हैं, और ये जितने भी रीजन्स हैं दे आर फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया और रीजन पे ही मिलते हैं, बस वहीं पर रेस्ट्रिक्टेड है और कहीं नहीं मिलते हैं। तो दे ऑल हैव, ऑल दिस रीजन्स है डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेमिक स्पीसीज जो आपको वहीं पे दिखेंगे और कहीं ज़्यादा नहीं दिखते हैं। जैसे कि डेल्टा रीजन्स में सुंदरबन है, रत्नागिरी, ये सब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सब आपको मिलेंगे। और जितने भी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं वो मोस्टली आपको वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार वहीं पे मिलते हैं, जितने इंडिया के जितने भी हैं, मतलब वो सारे स्पीसीज़ वहीं पे और कहीं पे नहीं है, ठीक है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट
डिफरेंट बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 10 पार्ट में टोटल कंट्री को डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन बायोजियोग्राफिक रीजन। आई डोंट नो इट्स प्रेजेंट इन एनसीईआरटी और नॉट, बट जस्ट रिमेंबर इट, इट्स इंपॉर्टेंट। ट्रांस हिमालयंस, हिमालयंस, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट, coasts and islands. And then I used one word, that was endemic species. The endemic species are those species which are present only in a particular area, और कहीं मौजूद नहीं दिखेंगे वो। कुछ मैंने आपके बुक से अलग से बताया, जैसे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो वो सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव टू स्टडी, आपके बुक में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे वाली बात नहीं है। ओके, नाउ विल गो फॉर द पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि व्हाट यू कॉल दैट, आपने सुना होगा एल्टीट्यूड, कितने हाइट पे, कितने लैटिट्यूड पे, कितने इक्वेटर से कितना डिग्री हट के, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो ना, दैट इज़ लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल। समंदर से कितनी हाइट पे मौजूद है, इक्वेटर से कितने डिग्री पे कोई चीज़ मौजूद है, बिकॉज दैट डिटरमाइंस बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ, कहाँ पे गर्मी होगी, कहाँ पे ठंडी होगी, कहाँ पे बारिश वाला रीजन होगा। सो दैट इज़ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो इसके हिसाब से आप ट्रॉपिकल, टेम्परेट अलग अलग डिवाइड करके रखे हुए होते हो, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, या एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड दीज लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्रेडियंट्स। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रेडियंट। तो ये बताता है कि कितने डिग्री पे जो पोलर रीजन्स है या इक्वेटर रीजन्स है, कहाँ पे कैसी डाइवर्सिटी है। सो दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू स्टडी। सो लिटिल डाइवर्सिटी, सबसे कम डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलता है? पोलर रीजन में मिलता है, ठीक है। और जैसे ही आप टेम्परेट रीजन पे आते हो धीरे धीरे, मतलब जैसे पोलर रीजन है तो देश, ये पूरे वर्ल्ड का पोलर रीजन, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आते हैं, ये नॉर्वे वगैरह, फिनलैंड वगैरह, एकदम पोल के पास में, तो बहुत ठंडी होती है, तो उधर बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर है, बहुत नए नए चीज़ें, लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेट रीजन में आते हो, मतलब हल्की गर्मी आई, फिर जैसे थोड़ा सा और ट्रॉपिक में आ गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह है, तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक रीजन्स में मिलता है, क्योंकि ट्रॉपिक रीजन्स क्या है? इट्स रेन फॉरेस्ट, इट हैज़ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर स्पेशिएशन एंड सपोर्टिंग ग्रोथ वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, सो प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वगैरह। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो चूँकि ट्रॉपिक्स में प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे फूड रिसोर्स ये सब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सो ट्रॉपिक हैज़ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल रीजन। जैसे इंडिया में केरला वगैरह, जैसे आपने पढ़ा अभी लास्ट टॉपिक में बता, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इज फिल्ड विथ मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रीजन्स, एंड केरला फॉल्स इन बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स। और एल्टीट्यूड लैंगिट्यूड के हिसाब से किसमें है? ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है वो, ठीक है। तो इस वहाँ पे अब थोड़ा सा कम टेम्परेट में होता है, क्योंकि थोड़ा हार्श कंडीशन है वहाँ पे, कभी कभी एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, कभी कभी एक्सट्रीम समर हो जाएगा। लेकिन पोलर रीजन में जाओगे तो वो सब क्या है? कम्प्लीटली हमेशा ही एक्सट्रीम वेदर है, एंड दैट इज़ टू मोस्टली कोल्ड। तो वहाँ पे सबसे कम क्या मिलता है? बायोडाइवर्सिटी मिलता है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? दैट इज़ अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वहाँ पे 40,000 स्पीसीज़ प्लांट्स के हैं, 3,000 स्पीसीज़ ऑफ फिशेस, 1,300 लगभग बर्ड्स के हैं, अराउंड 450 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स, सेम 450 अराउंड एम्फीबियंस के, 375 स्पीसीज़ रेप्टाइल्स के, और इनवर्टिब्रेट्स के तो समथिंग अराउंड मोर देन 1 लाख। तो दैट इज़ द मोस्ट डाइवर्स, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैपन्स इन ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आप आओगे पोलर रीजन में डाइवर्सिटी घटती जाती है। उसी तरीके से जैसे ही आप माउंटेन पे चढ़ते हो ऊपर की तरफ, तो अगेन बायोडाइवर्सिटी जो होता है कम होने लगता है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वो सब क्या हो जाता है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट पैटर्न, एल्टीट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल, या फिर जैसे आप एक और नाम दिया मैंने क्या, मास्टर ग्रेडियंट जो बोलते हैं, किस तरीके से हाइट वगैरह के साथ डिफरेंट रीजन के हिसाब से डाइवर्सिटी चेंज हो जाता है।
उसके हमने बताया ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देर आर नो अनफेवरेबल रीजन्स इन ट्रॉपिक्स, हमेशा एक समान वेदर होता है, बारिश होती है, हल्का गर्मी रहता है, ये सब सारी चीज़ें चलती है। मोर सोलर एनर्जी इज़ प्रेजेंट, क्योंकि हमेशा सनलाइट मौजूद है, ठंड वाला सीजन वहाँ पे होता ही नहीं है। तो चूँकि हमेशा ये सोलर एनर्जी प्रेजेंट है तो हायर प्रोडक्टिविटी है और हायर बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है, फूड अवेलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ वहाँ पे ग्रो करते हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जितने भी मिनरल्स वगैरह की आप बात करोगे ये सब कुछ ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। और चूँकि वहाँ आपका वेदर फेवरेबल है तो हर एक स्पीसीज़ अपने अपने हिसाब से एडजस्टेड है, उसको किसी से बहुत ज़्यादा कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ है। और दूसरा जो पैटर्न होता है बायोडाइवर्सिटी का, वो एरिया के हिसाब से भी चेंज कर सकता है, जिसको आप स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप बोलते हो। इसको मैं ऐसे यहाँ पे जो ग्राफ है उसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ राइटिंग इन द कॉपी। बस फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। एक साइंटिस्ट थे वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने बोला था क्या कि जैसे जैसे एरिया आप बढ़ाओगे किसी प्लेस का, वैसे वैसे स्पीसीज़ का जो डाइवर्सिटी होता है, जो रिचनेस बोलते हैं या डाइवर्सिटी जो भी है, मतलब स्पीसीज़ का अमाउंट बढ़ते जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप अपने घर पे हो, अपने मोहल्ले में हो, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ है। पूरे गोरखपुर को कंसीडर करोगे तो बहुत सारे नए नए स्पीसीज़ आपको मिल जाएंगी। फिर पूरे उत्तर प्रदेश को देखोगे तो फिर और डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स। फिर पूरे देश को जाओगे तो एरिया बढ़ रहा है, तो स्पीसीज़ भी और नए नए आपको मिल रहे हैं। तो इनका यही कहना था कि स्पीसीज़ रिचनेस या स्पीसीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एरिया, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ता गया तो बढ़ता, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये ब्लू कलर टाइप का जो है बढ़ रहा है, स्पीसीज़ रिचनेस है वाई एक्सिस पे, एरिया है एक्स एक्सिस पे। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीसीज़ रिचनेस बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके देख रहे हो फ्लैट हो जा रहा है, सैचुरेट हो रहा है। तो वही बोला एक लिमिट तक होगा। और वो बताते हैं क्या, स्पीसीज़ रिचनेस जो होता है दैट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट सी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ द एरिया स्क्वायर, ठीक है। और इसका जब स्लोप निकालोगे इस एरिया का, सॉरी इस प्लॉट का, तो वही कांस्टेंट सी की वैल्यू जो है, ठीक है। तो और लॉगरिथमिक स्केल पे जाओगे तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉग सी प्लस ए जेड। जेड इज़ व्हाट, ए का जो पावर है, ठीक है। तो जेड क्या हो जाएगा जब प्लॉट करोगे आप तो, ठीक है। जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो रेड कलर का, वो किस चीज़ का प्लॉट है, लॉग एस का और लॉग ए का, ठीक है। तो लॉग एस बढ़ रहा है लॉग ए से, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा। तो इसमें जो log c है दैट वुड बी द इंटरसेप्ट एंड z वुड बी द स्लोप, ठीक है। अब z जो है इसको बोला जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू जनरली 0.1 से 0.2 मानी जाती है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा भी हाई हो जाता है, मतलब ये बिकम्स मोर देन 1 ऑल्सो, ठीक है। कहाँ पे होता है मोर देन 1, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स हुआ, वहाँ पे दैट गोज़ अराउंड 1.1 या 1.2 भी पहुँच जाता है। बट इन जनरल इट्स वैल्यू इज़ बिटवीन 0.1 to 2 एंड दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सिंपल लाइन में बस याद रहिए, देखो कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता होता है वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ब्लू लाइन से आप देख रहे हो सैचुरेट कर जा रहा है। फिर दोनों तरफ लॉग लिया गया, उसको प्लॉट किया गया तो आपको स्ट्रेट लाइन ही आया, ठीक है। नाउ इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या फ़ायदा है। अब आप एक चीज़ जानते हो कि कम्युनिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि एक एरिया में बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज करो गोरखपुर में लोग आके बहुत सारे लोग रहने लगे, क्यों आके रहेंगे? हो सकता है बहुत अच्छा वेदर हो, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी हो, बहुत अच्छी एजुकेशन हो, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसी कारण क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ यहाँ पे आएंगे। सो किसी एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट कम्युनिटी और द इकोसिस्टम इज मोस्ट स्टेबल।
और जितनी भी स्टेबल कम्युनिटी होती है उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि नाम ही हम क्या बोले, स्टेबल है। तो स्टेबल है तो फिर वेरिएशन किस बात की, ठीक है। तो बात आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली इम्पोर्टेंस क्या है, स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। रीजन मैंने बताया, इफ़ द रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी मतलब रिच इन स्पीसीज, दैट मीन्स कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्पीसीज। अगर स्पीसीज के लिए फेवरेबल नहीं होता तो स्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम वगैरह को डिस्टर्ब करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी इम्पोर्टेंस क्या होती है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मीन्स एक ऐसा रीजन जैसे ट्रॉपिकल रीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू टेम्परेट। उससे ज़्यादा उससे कम पोलर की होती है, क्योंकि हमने बताया कि वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है। तो ये भी इकोसिस्टम के कारण हुआ, किस तरीके का वेदर मौजूद है, किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। फिर एक आता है तीसरी फ़ायदा इकोसिस्टम हेल्थ की बात। इकोसिस्टम हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि ये मिनरल्स का बैलेंस, गैसियस साइकिल्स का बैलेंस, ठीक है, किस तरीके का चेक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल वगैरह, ये सारी कैसी है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जैसे ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स है तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा, मिनरल की रिसाइकलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इकोसिस्टम के हेल्थ को कंट्रोल करती हैं, बढ़ाती हैं, या कम जो भी रीजन है उसके हिसाब से। अब इकोसिस्टम हेल्थ में एक हाइपोथेसिस आता है जिसे बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम हेल्थ की जब बात आई तो एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस होता है। इसको पॉल एहरलिच नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, आपको कंसीडर करना। इन्होंने बोला क्या कि एक एयरप्लेन को कंसीडर कीजिए। एयरप्लेन क्या है, बहुत सारे पार्ट्स का बना हुआ, तो एयरप्लेन इसका इज़ एन इकोसिस्टम, ठीक है। फिर उसके जो पार्ट हैं वो क्या है, स्पीसीज़ हैं। तो जैसे हम लोग गायत्री नगर में या कहीं पे भी रह रहे हैं तो गायत्री नगर इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम। उसी तरीके से एक एयरप्लेन इज़ इकोसिस्टम है। अब उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट पुर्जों से मिलकर वो बना हुआ है। तो रिवेट पॉपर, तो क्या हुआ, रिवेट इज़ व्हाट, रिवेट कंसिस्ट सिंगल पार्ट्स, मतलब इकोसिस्टम के टर्म में आओगे तो क्या होगा, सिंगल स्पीसीज। अब मान लो एक एक करके पार्ट उसका निकालो, तो जब एक छोटा सा पार्ट निकालोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा एयरप्लेन को, फिर थोड़ा सा और निकालोगे शायद वो भी इफेक्ट नहीं करे। धीरे धीरे जब आप निकालोगे, एक एक पार्ट निकाले जाओगे, जैसे जैसे निकालते जाओगे वैसे वैसे प्लेन पे इफेक्ट पड़ना शुरू होगा। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे अब इतना ज़्यादा आप चीज़ें निकाल चुके हो कि अब एयरप्लेन जो है डेंजरसली वीक हो चुका है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट नहीं कर सकता। उसी तरीके से एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो कुछ भी है सब कुछ। अब उसमें हर एक चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स के बिना भी कुछ नहीं है, इंसेक्ट्स के बिना भी कुछ नहीं है, फ्रॉग्स के बिना भी कुछ नहीं है। अगर आपको याद हो, आप क्लास 6 वगैरह में एनसीईआरटी की बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने एक स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरीके से क्रोकोडाइल्स वगैरह ने सारे जंगल पे कब्जा कर लिया था और सारे स्पीसीज़ को वहाँ से हटने के लिए बता दिया था। तो सारे स्पीसीज़ चले गए थे और क्रोकोडाइल वगैरह से बच गए थे। तो किस तरीके से उनके यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि सारे स्पीसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अगर फ्रॉग्स हैं तो फ्रॉग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ईट ऑन द इंसेक्ट्स। स्नैक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो रैट्स को खाते हैं। अगर रैट्स को वो नहीं खाएंगे तो रैट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगी। रैट्स हमारे घर में भी आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब स्नैक्स हैं तो स्नैक्स भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो उनको खाने के लिए बर्ड्स वगैरह होते हैं, हॉक्स वगैरह, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत है। अब मान लो इकोसिस्टम से एक एक करके एक स्पीसीज़ को हटाया जाए तो इम्बैलेंस हो जाएगा। फ्रॉग्स को हटा दो तो मच्छर वगैरह, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्रॉग्स आर वन ऑफ द स्पीसीज विच ईट ऑन इंसेक्ट्स, पार्टिकुलरली मॉस्किटोज एंड ऑल। तो यही रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस होता है। एहरलिच ने बोला कि जैसे जैसे एक एक स्पीसीज़ को, मतलब रिवेट्स को हटाते हैं, वो धीरे धीरे इकोसिस्टम को वीक करना शुरू करता है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि इकोसिस्टम या एयरप्लेन जिसको उसने कंपेयर किया वो इतना वीक हो जाता है कि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है एंड इट बिकम्स अ थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ पीपल या स्पीसीज आप बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
नाउ विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो है ही, तो हम लोग देखेंगे कि उसका कॉज क्या होता है। ठीक है, अब आप जानते हो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, धीरे धीरे दुनिया में स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे आपने सुना कि एक टाइम पे डायनासोर्स होते थे लेकिन अब नहीं है, बहुत सारे फिशेस हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, लोग जंगल वगैरह काट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहर वगैरह बना रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है। और जब लोग बढ़ जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए सामान वगैरह, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ा तो शहर बसाने की ज़रूरत पड़ी, शहर बसाने की ज़रूरत पड़ी तो लोगों को खाने पीने या सपोर्ट करने के लिए लाइफ इंडस्ट्री चाहिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी की लॉस होती है। IUCN जो है, IUCN इज़ व्हाट, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका भी एक नया भी नाम है, उससे बोला जाता है WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये जो है एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसे रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक बोलते हैं। इस पे वो जितने भी स्पीसीज़ हैं जो लॉस होने के कगार पे मौजूद हैं या लॉस हो चुके हैं, उनका एक लिस्ट मेंटेन करता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट। इसमें लगभग 8 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं स्पीसीज़ की। ठीक है, बेस्ड ऑन कि उनके ऊपर कितना थ्रेट है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो 8 कैटेगरीज होता है, बिफोर वी गो ऑन टू द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेट मी डिस्कस अ बिट अबाउट रेड डेटा बुक। ठीक है, 8 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला कैटेगरी होता है एक्सटिंक्ट, मतलब एक ऐसा स्पीसीज जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, जैसे कि डायनासोर, डोडो इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम अर्थ। देयर इज़ नॉट अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पीसीज, दैट इज एक्सटिंक्ट। ठीक है, दूसरा कैटेगरी जो ये बनाते हैं दैट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब नेचुरल हैबिटेट में ये मौजूद नहीं है, इनको जू वगैरह या कहीं पे कैप्टिविटी में रखा गया है, 1-2 सैंपल। नेचुरली जहाँ उनका जो होता था वहाँ पे मतलब वाइल्ड खुले में जो मौजूद थे वो अब नहीं है, इनको 1-2 को बचा के रखा गया, हो सकता है जू में रखा गया हो या कहीं और प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया हो। ठीक है, तो बहुत सारे जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ वगैरह हैं वो इसमें आते हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो पहला कैटेगरी एक्सटिंक्ट बिल्कुल नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं मौजूद हैं, बट वाइल्ड में नहीं है, लेकिन 1-2 स्पीसीज़ को कहीं स्पीसीज़ को नहीं, ऑर्गेनिज्म को बचा के रखा गया। तीसरा रीजन होता है, सॉरी कैटेगरी होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नाम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब खतरा, क्रिटिकली मतलब बहुत ज़्यादा खतरा। तो एक ऐसा स्पीसीज जो अब एकदम एक्सटिंक्ट होने के, ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। ठीक है, उन्होंने एक नंबर दिया था कि वर्ल्ड वाइड 2014 तक का डेटा उन्होंने किया था, हर एक 10 साल पे ये लोग काउंटिंग करते हैं, कि एनिमल्स का 2464 स्पीसीज़ और प्लांट्स का 2104 स्पीसीज़, जिसमें कि 10% मैमल्स हैं एनिमल्स वाले में, 9% बर्ड्स हैं, 15% रेप्टाइल्स हैं, 16% एम्फीबियंस हैं एंड 16% प्लांट्स के केस में एंजियोस्पर्म्स हैं। ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं इंडिया के, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के अंदर इसमें से पूरे में 70 स्पीसीज़। ठीक है, प्लांट्स के और एनिमल्स के, तो इंडिया में टोटल 130, 70 एनिमल के और 60 प्लांट के, टोटल कितना है दुनिया में, 2464 एनिमल्स के एंड 2104 प्लांट्स के, ये पूरी दुनिया में। आउट ऑफ दैट 70 स्पीसीज इन इंडिया ऑफ एनिमल्स एंड 60 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन इंडिया, जो क्या है, ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 1-2 नाम वगैरह है, जैसे पोडोफाइलम वगैरह, ये हमने उधर भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर वगैरह में, इन रिप्रोडक्शन वगैरह में, कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ों में, तो ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं। चौथा कैटेगरी होता है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली तो नहीं है एकदम कि
लगभग ख़त्म ही है, लेकिन ये भी अब फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर अब हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का, और नियर फ्यूचर में इसका हैबिटाट वगैरह अगर ख़त्म होगा, एक्सेसिव उनका प्रेडेशन होगा, मतलब उनको मार के खाया जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 332 एनिमल्स और 325 प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं, जैसे कि रेड पैंडा हुआ। ठीक है, ये आता है किसमें, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में। ब्लू व्हेल जो समंदर के अंदर है वो भी एंडेंजर्ड में, तो उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेमुर ऑफ मैडागास्कर, इड्री इड्री बोलते हैं उसे। एशियाटिक वाइल्ड एस, ठीक है, ये जो गुजरात में एक जगह है कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, पूरा डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर एशियाटिक वाइल्ड एस मिलता है। अब कहीं भी नहीं है, तो चूँकि एक ही जगह बचा है, अगर वो भी एरिया ख़त्म हो जाए डेजर्ट वाला तो वो भी निपट जाएगा, तो दैट इज़ एंडेंजर्ड। देन इज़ फिफ्थ कैटेगरी वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब, वल्नरेबल इन जनरल बोलते नहीं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं वल्नरेबल हूँ, मतलब मेरे ऊपर प्रॉब्लम आए तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो दैट इज़ वल्नरेबल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। तो एक ऐसा पॉपुलेशन जिसका नंबर तो सफिशियंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन सम रीजन से वो भी अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ सकता, लेकिन अभी नंबर है उसके काफ़ी अच्छे, एंडेंजर्ड नहीं है वो, कि बहुत ही कम नंबर बचा हुआ है। वल्नरेबल और वो दोज स्पीसीज पॉपुलेशन इज सफिशियंट। ठीक है, बट अगेन इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट दे ऑल्सो फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इंडिया में 143 एनिमल्स और प्लांट्स के 87 स्पीसीज जो होते हैं वो ये हैं, वल्नरेबल है, जिसमें एक ब्लैक बक भी आता है। ठीक है, देन सिक्स्थ कैटेगरी होता है लोअर रिस्क का। लोअर रिस्क नाम से ही आपको पता लग रहा है, एक्सटिंक्शन का रिस्क बहुत कम है। ठीक है, फ्लोरिश कर रहे हैं, उनका अच्छे से चल रहा है। ठीक है, देन इज़ डेटा डेफिशिएंसी, एक ऐसे स्पीसीज जिसके बारे में एसेस करना, उनके बारे में पता लगाने के लिए डेटा इनफ नहीं है हमारे पास, उनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट कैटेगरी होता है नॉट इवेलुएटेड, मतलब एक ऐसे स्पीसीज जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो उसका नॉट इवेलुएटेड है। तो ये 8 कैटेगरीज में रेड डेटा बुक के स्पीसीज को डिवाइड किया गया है। पहला एक्सटिंक्ट, दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तीसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, चौथा एंडेंजर्ड, पांचवा वल्नरेबल, छठा लोअर रिस्क, सातवां डेटा डेफिशिएंसी, आठवां नॉट इवेलुएटेड। ठीक है, अब इसमें से जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं और लोअर रिस्क स्पीसीज होते हैं, इनको थ्रेटेंड स्पीसीज के कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि इनके ऊपर थ्रेट है, ज़्यादा थ्रेट है, दे कैन गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक दो कैटेगरीज और बनाई गई है, जैसे कि रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज क्या होता है, दीज आर द स्पीसीज विथ नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, जो किसी किसी लोकल एरियाज़ में ही मौजूद हैं, उनके ऊपर रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, तो दीज आर रेयर स्पीसीज। लेपर्ड होता है, हिमालय में जो लेपर्ड मिलता है, नॉर्मल लेपर्ड नहीं, उसको बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, हिमालयन रीजन मिलता है, वो भी एक रेयर स्पीसीज है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पोचिंग का या लॉस ऑफ हैबिटेट का खतरा। पोचिंग का मतलब जो लोग इलीगली मार के खा जाते हैं या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बर्ड की एक स्पीसीज है, गुजरात और राजस्थान में ही मौजूद है, तो दैट इज़ रेयर स्पीसीज। और एक होता है इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज मतलब एक ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का डेंजर है, लेकिन रीज़न पता नहीं, इनडिटर्मिनेट है, डिटरमाइन नहीं कर पाया गया, तो किस में आएगा वो, डेटा डेफिशिएंसी वाले में। जैसे ब्राज़ील में आर्मेडिलो वगैरह मिलता है। ठीक है, मैक्सिकोन में एक प्रेरी डॉग मिलता है, प्रेरी इज़ व्हाट, ग्रासलैंड, तो वहाँ पे डॉग का टाइप है। फिर पोलर रीजन में स्नो लेपर्ड मिलता है, तो ये सब क्या है, इनडिटर्मिनेट है, खतरा है इनके ऊपर, लेकिन क्यों खतरा है अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, सो दीज आर द लॉस कैटेगरीज, जिनको लॉस करें थ्रेटेंड कैटेगरीज, जिसको रेड डेटा बुक में रखा गया है बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और इसको अब नया नाम भी दिया गया क्या, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज रेड डेटा बुक, तो इट्स अ कैटलॉग और लिस्ट ऑफ species or taxa facing risk of extinction. So it has all the list of species which are facing the risk of extinction, और सारे स्पीसीज को दुनिया को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड,
वल्नरेबल, लोअर रिस्क, डेटा डेफिशिएंसी एंड नॉट इवेल्युएटेड। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो मतलब ये मैंने बताया कि 8 लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं, सब रिस्क फेस कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हुआ, व्हाट आर द कॉजेज। तो पहला सबसे पहला क्या होगा उनका, भाई जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे अपने, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इसके लिए क्या होता है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर द लैंड वी स्टार्ट डिस्ट्रक्टिंग द और फ्रैगमेंटिंग, मतलब तोड़ना शुरू कर देते हैं नेचुरल हैबिटेट्स को, जैसे कि वेटलैंड्स को देख रहे हो। वेटलैंड्स मतलब जैसे पॉन्ड वगैरह है, आपके मोहल्ले में बहुत सारे पहले तालाब होंगे, अब उसके ऊपर घर बन गया, राइट। ग्रास लैंड, खेती का जो ज़मीन है उसके ऊपर भी अब बेच के, जैसे कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ आप देखोगे पहले एरिया बहुत हरा भरा हुआ करता था, पवन विहार, लेकिन अब क्या है, चारों बगल घर, खेती वाले ज़मीन भी घर वगैरह बन रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, तो दीज आर व्हाट, हैबिटेट लॉस। तो ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट अब क्या हुआ, यहाँ पे जो जानवरों की स्पीसीज जो रहती होगी वो सब क्या हो गया, कहीं और भाग के चले गए, प्लांट्स की स्पीसीज वो सब कट गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं चले गए, तो वी आर लूजिंग, वी आर फ्रेगमेंटिंग दिस हैबिटेट्स, वी आर ब्रेकिंग दोज हैबिटेट्स, ठीक है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज, ऑल दिस थिंग्स। एनिमल्स क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह से, या फिर मर ही जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, हैबिटेट लॉस वगैरह का ये हुआ। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको एक नाम दिया जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स मतलब फेफड़ा, जहाँ से सांस लेते हैं। क्यों, दुनिया का 25 to 30% जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ के जो प्लांट्स हैं वही प्रोड्यूस करें, क्योंकि वहीं पे दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लांट मौजूद है। जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, अमेजन के अलावा भी जो दूसरे रीजन है, जैसे इंडिया में कौन सा है ट्रॉपिकल रीजन, केरला है, मेघालय है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो दुनिया के जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो दुनिया के लगभग 14% लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते होंगे। तो जब उनको ही हटा दोगे तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। दूसरा रीज़न है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी स्पीसीज़ का, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसका ओवरली एक्सप्लॉइट करना। जैसे कि अब ये लोग गोट वगैरह है, चिकन वगैरह लोग खाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो उसका क्या हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है उसके स्पीसीज़ पे। टाइगर को लोग उसके स्किन को बेचने के लिए उसको मार रहे हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब यूज़ किया जा रहा है, तो दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये जो सी काऊ होता है, जिसे बोला जाता है स्टिलर्स सी काऊ, देन सम स्पीसीज ऑफ टाइगर, डोडो, पैसेंजर पीजियन एक होता है, तो ये सब क्या है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। जो फिर समंदर में जो फिशेस वगैरह होते हैं, फिशरमैन वगैरह अपना ये जीवन यापन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा वो कैच करते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, मारते हैं। ब्लू व्हेल जो ऊपर मैंने बताया वो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में क्यों है, क्योंकि ब्लू व्हेल के ऑयल्स वगैरह, स्किन वगैरह बहुत सारे काम में यूज़ होता है, तो इलीगली इनको मार के बेचा जा रहा है, खाया जा रहा है, जो भी, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। देन इज़ एलियन स्पीसीज़ इंट्रोडक्शन या इन्वेजन। एलियन स्पीसीज़ मतलब बाहरी चीज़ों का किसी एरिया में आ जाना। अब आपको याद होगा बंगाल टेरर की हमने बात की थी, वो क्या था, हमारी जगह का, मतलब वो नहीं, इंडिया का चीज़ वो नहीं था, ठीक है, वो इजिप्ट से मोस्टली लाया गया था। लेकिन उसको लाने के बाद पता क्या लगा, इकॉर्निया को यूज़ किया गया पॉन्ड्स वगैरह में, लेकिन उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो वो क्या करने लगा, जितना भी वाटर वगैरह में जहाँ पे ग्रो कर रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सब कुछ यूज़ करना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा। तो बाकी जो दूसरे स्पीसीज़ हैं उनके लिए कुछ नहीं मिलता है और दूसरे स्पीसीज़ मरना शुरू कर देते हैं। तो एलियन स्पीसीज़ है इकॉर्निया, ठीक है। फिर जो आपने नाइल रिवर के बारे में सुना होगा, इजिप्ट में ही है नाइल रिवर, वहाँ पे एक फ़िश को इंट्रोड्यूस किया गया था, नाइल पर्च उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइल पर्च। अब वो भी एक एलियन स्पीसीज। उसने क्या किया, उसके अंदर जो एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ फिश था जिसे बोलते हैं सिचलेट फिश, क्या बोलते हैं, सिचलेट फिश, उसको वो मार के खाना शुरू किया। उस फिश, वो नील नदी के अंदर, हिंदी में जो बोलते हैं या फिर इंग्लिश में नाइल रिवर जो बोलते हो, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया किसको, नाइल पर्च को। अब वो क्या गया, एक दूसरा जो स्मॉल फिश था सिचलेट फिश, उसके लगभग 200 से ज़्यादा स्पीसीज़ को मार के वो खा गया, ठीक है। उसके बाद
पार्थेनियम, कैरेट ग्रास बोलते हैं उसे, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रास। तो वो दूसरे जो नेटिव, जैसे मान लो हमारे एरिया का जो ग्रास है, यहाँ पे ले आके आप पार्थेनियम को ग्रो कर दो। अब पार्थेनियम इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि यहाँ पे सालों से जो नेचुरली ग्रास जो ग्रो कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट वगैरह यूज़ करना शुरू कर देता है और उन लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। देन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, मतलब कॉकरोच, उसने क्या कर दिया, जो कॉकरोच का एक दूसरा स्पीसीज़ होता है ब्लाटा ओरिएंटालिस, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा अडेप्ट कर गया हमारे एनवायरनमेंट से। ठीक है। फिर कैटफिश होता है, अफ्रीकन कैटफिश, इसको इंडिया में लाया गया था एक्वा कल्चर करने के लिए, लेकिन जो इंडिया के जो कैटफिश थे उसको ये मार के खाना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, एलियन स्पीसीज़ को लाया गया और इसने नेटिव स्पीसीज़ को, मतलब लोकल स्पीसीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो कुछ नाम मैंने बताया एलियन स्पीसीज़ का, कौन सा, इकॉर्निया, नाइल पर्च, अफ्रीकन कैटफिश ईटिंग द इंडियन लोकल कैटफिश, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, मतलब जो आप कॉकरोच देख रहे हो दैट डिस्ट्रॉयड द इंडियन कॉकरोच, ब्लाटा ओरिएंटालिस। अफ्रीकन कैटफिश उसको बोलते हैं क्लैरियस गैरीपेनियस, उसने जो इंडियन स्पीसीज था क्लैरियस बेचेरैचस उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पार्थेनियम जो कि दूसरे कंट्री से आया हुआ ग्रास है, उसने जो इंडिया का लोकल ग्रास था उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ख़त्म कर रही। फिर अगेन पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द रीजन। ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए भी कभी कभी लैंड वगैरह, ये फॉरेस्ट वगैरह को काटा जाता है, ग्रासलैंड्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ठीक है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, वो भी प्लांट है, लेकिन आपने कैसे किया, ये फॉरेस्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय करके किया, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन पर आप देख ही रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पानी के अंदर इंडस्ट्रियल के वेस्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ के करने के कारण लैंड्स इनफर्टाइल हो रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन में एक टर्म आता है यूट्रोफिकेशन, आगे हम फिर से पढ़ेंगे। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जैसे सपोज़ करो कोई इंडस्ट्री है या खेतों में आपने फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ किया, तो क्या होता है जब पानी के साथ वो बह के नदी वगैरह में जाते हैं तो क्या होते हैं, एनीवेज है तो वो न्यूट्रिएंट्स ही, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होता है क्या, ये सब जब नदी वगैरह रीजन में जाते हैं, मतलब वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाता है। तो जैसे न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ता है, कुछ स्पीसीज़ का नंबर ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब प्लांट्स वगैरह का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज़ करना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू करते हैं, और उसके अंदर जो फिश वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनका नंबर डिक्रीज़ करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे वाटर बॉडी को कैप्चर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट कॉन्टेंट इन द वाटर बॉडीज़ सम प्लांट्स ग्रो इन वेरी हाई अमाउंट। ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं क्या, उसके हार्मफुल केमिकल्स को, और उनकी बॉडी में इन हार्मफुल केमिकल्स का क्या होता है, नंबर वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। और चूँकि दूसरा यहाँ पे हमने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह या न्यूट्रिएंट्स वगैरह वाटर बॉडीज़ में जाने के कारण क्या हुआ, वाटर बॉडीज़ में कुछ स्पीसीज़ का एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, इसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है। ये सब चीज़ें हम फिर से डिस्कस करेंगे, यूट्रोफिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। कुछ और रीजन होता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, को नाम क्या है, को एक्सटिंक्ट, मतलब को मतलब एक साथ एक्सटिंक्ट कर जाना। मतलब सपोज करो कुछ स्पीसीज़ ऐसे थे जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थे, मतलब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में, सिम्बायोसिस में थे, तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक स्पीसीज़ अगर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो दूसरा अपने आप हो। जैसे आपने लाइकेन के बारे में पढ़ा, लाइकेन इज़ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। अब मान लो एल्गी खत्म हो जाए दुनिया से, तो लाइकेन होगा नहीं, क्योंकि फंगस अकेला लाइकेन नहीं बनाता है, कॉम्बिनेशन है। तो दैट इज़ को एक्सटिंक्शन, मतलब एक अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो चूंकि दूसरा उस पर डिपेंडेंट था तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल लाइकेन मैंने आपको बताया। एक दूसरा होता है प्रोन्यूबा एंड यूक्का। चूँकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। और लॉस जो स्पीसीज़ हो रहे हैं उसको किस लिस्ट में बनाया गया है, रेड लिस्ट में, मैंने उसके बारे में बताया। इसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी। और ये जो
इसमें जितने भी रीजन्स हमने बोले, इसमें जो 4 मेजर रीजन्स जो आपने पढ़े, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इंट्रोडक्शन या को एक्सटिंक्शन, 4, इस 4 हैं तो इनको बोला जाता है एविल क्वार्टेट। क्या कहते हैं? एविल क्वार्टेट, मतलब सबसे बदनाम ये 4 जो बायोलॉजिकल लॉस के लिए जिम्मेदार हैं, इसी कारण इनको बोला जाता है एविल क्वार्टेट। सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस। हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस तक देखा। नाउ वी विल गो ऑन टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्यों कंजर्व करना जरूरी है, क्या है इंपॉर्टेंस, तो हम लोग कई बार डिस्कस कर लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे। तो विल गो ऑन टू वाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और कंजर्वेशन करते कैसे हैं। ठीक है, सो लेट मी क्लोज दिस। थैंक यू।